हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्पणा क्लासेज। आज के इस सेशन में मैंने बिहार दरोगा स्पेशल टॉप 50 क्वेश्चन संकलित की हूँ, जो टेस्ट सीरीज का दूसरा सेट है। पहला एक सेट अपलोड किए गए हैं। इसमें भी पहले पार्ट में पॉलिटी, हिस्ट्री और साइंस के क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए इस सेशन के प्रश्नों को देखते हैं। इसमें कट ऑफ होगा 35 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतया आश्रित होता है। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतया आश्रित होता है। किस पर आश्रित होता है? संस्कृति पर, अर्थव्यवस्था पर, धर्म पर या फिर विज्ञान पर। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, संस्कृति पर। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतया संस्कृति पर आश्रित होता है और संस्कृति ही मानव की धारणाओं एवं रहन सहन का निर्धारण करती है और उसे प्राणी जगत में विशिष्ट बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? ऑप्शंस हैं प्राग ऐतिहासिक युग से, या आद्र ऐतिहासिक युग से, या ऐतिहासिक युग से, या उत्तर प्राग ऐतिहासिक युग से। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आद्र ऐतिहासिक युग से। लेखन के कला से पहले का जो कालखंड है उसे आद्र ऐतिहासिक कालखंड कहते हैं। सैंधव सभ्यता आद्र ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है किंतु इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि? सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि क्यों थी गैर आर्य? वह एक नगरीय सभ्यता थी, या उसकी अपनी लिपि थी, या उसकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी, या उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वह एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता गैर आर्य मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी जबकि आर्य सभ्यता ग्रामीण थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? शिलालेख है, या पक्की मिट्टी के मुहर है, या पुरातात्विक खुदाई है, या उपर्युक्त सभी है। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत पुरातात्विक खुदाई है। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि मिली है उसका वाचन अभी तक नहीं हो सका है, इसीलिए हड़प्पा संस्कृति की पुरातात्विक खुदाई ही इसका विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी। एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी। ऑप्शंस हैं मोहनजोदड़ो में, या कालीबंगा में, या हड़प्पा में, या लोथल में। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कालीबंगा में। एक जूते हुए खेत की खोज कालीबंगा में की गई थी। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गड़ नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा कहाँ स्थित है, ये भी प्रश्न आता है, तो राजस्थान में। और अन ऑप्शन को देखें तो लोथल से क्या मिला है? लोथल से जो खंबात के खाड़ी के निकट स्थित है वहाँ से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। और मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार भी मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? अभी हमने इस प्रश्न को देखा था। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? ऑप्शंस हैं मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में, हड़प्पा में, या फिर लोथल में। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो में। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं और इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर तथा चौड़ाई पूरब से पश्चिम की ओर 33 मीटर है।
लंबाई कितना है उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर और चौड़ाई इसकी कितनी है 33 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सुमेलित है? दिए गए ऑप्शंस में हड़प्पा संस्कृति की बस्ती दी हुई है और जिस नदी पर अवस्थित है उसका नाम दिया हुआ है, उसी का हम लोग को देखना है कि कौन सुमेलित है। ऑप्शंस है हड़प्पा रावी नदी के किनारे, कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे और रोपड़ सतलज नदी के किनारे। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त सभी। जैसे हड़प्पा रावी नदी के किनारे है तो कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे, और लोथल भोगवा नदी के किनारे है तो रोपड़ सतलज नदी के किनारे है। स्थान की बात करें तो लोथल गुजरात में स्थित है, कालीबंगा राजस्थान में स्थित है और रोपड़ पंजाब में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चन्हू-दड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था? चन्हू-दड़ो के उत्खनन का किसने निर्देशन किया था? ऑप्शंस हैं J.H. मैके ने या सर जॉन मार्शल ने या दोनों ने या फिर इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, J.H. मैके ने। चन्हू-दड़ो के उत्खनन का निर्देशन J.H. मैके ने किया था। चन्हू-दड़ो मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसकी खोज सर्वप्रथम वर्ष 1931 में एनजी मजूमदार ने किया था और वर्ष 1935 में मैके ने यहाँ उत्खनन करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था? पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अबुल फजल था या अब्दुल कादिर बदायूनी था या अल बरूनी था या फिर दारा शिकोह था। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अल बरूनी। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल बरूनी था। अल बरूनी के बारे में कुछ फैक्ट्स देखते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे पहला फैक्ट्स तो यही है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल बरूनी था। दूसरा फैक्ट्स है कि इसका जन्म 973 ईस्वी में हुआ था और वह खीबा देश का रहने वाला था। वह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। और एक क्वेश्चन आता है कि अल बरूनी ने अरबी भाषा में तहकीक-ए-हिंद की रचना की थी। अल बरूनी ने अरबी भाषा में तहकीक-ए-हिंद की रचना की थी और सर्वप्रथम एडवर्ड साची ने अरबी भाषा से इस ग्रंथ का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया था। एडवर्ड साची ने अरबी भाषा से इस ग्रंथ का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया था और इसका अनुवाद हिंदी में रजनीकांत शर्मा द्वारा किया गया था। अंग्रेजी में इसका अनुवाद एडवर्ड साची के द्वारा और हिंदी में रजनीकांत शर्मा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहास कौन था? अभी हम लोगों ने देखे थे, फरिश्ता था या अल बरूनी था या अफीफ था या इब्न बतूता था। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अल बरूनी था। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार अल बरूनी था। अल बरूनी न सिर्फ इतिहासकार था बल्कि वह खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित और धर्मशास्त्र का भी ज्ञाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथनों में से कौन अल बरूनी के संबंध में सही नहीं है? कथनों में से कौन अल बरूनी के संबंध में सही नहीं है? चलिए कथन को देखते हैं। वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था या उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था। वह संस्कृत का विद्वान था और वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। अगर ध्यान से देखें तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था। यह कथन सत्य नहीं है। अल बरूनी के बारे में यह कथन सत्य नहीं है कि अल बरूनी एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था। अन्य कथन सही है, जैसे उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था, वह संस्कृत का विद्वान था और वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया? किसने महमूद गजनी के जो हमले किए थे सोमनाथ मंदिर पर, उसके बाद पुनर्निर्माण किया था मंदिर को? किसने किया था? भीमराज प्रथम ने, या भीमदेव ने, या मूलराज ने, या फिर जय सिंह ने? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भीमदेव ने। महमूद गजनी के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1026 ईस्वी में किया था और 1026 ईस्वी के समय यहाँ का शासक भीमदेव प्रथम था और उन्होंने ही महमूद के मंदिर से अटूट संपत्ति को लूटकर वापस जाने के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? भीमदेव प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? ऑप्शंस हैं भीम द्वितीय, या पृथ्वीराज चौहान, या जयचंद्र, या पृथ्वीराज द्वितीय। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भीम द्वितीय ने। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु मूलराज द्वितीय यानी भीम द्वितीय ने अपनी योग्य एवं साहसी विधवा मां नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पर्वत के निकट गौरी का मुकाबला किया और उसे परास्त कर दिया। यह गौरी की भारत में पहली पराजय थी। सबसे पहले पराजय किसने किया था मोहम्मद गौरी को? भीम द्वितीय ने। किसके सहयोग से? अपनी विधवा माँ और साहसी माँ के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। ऑप्शंस हैं तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी, या चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी, या कन्नौज का युद्ध 1194 ईस्वी। किस युद्ध से मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी। 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना तराइन के दूसरे युद्ध से हुई, क्योंकि पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी और दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी की जीत हुई, जिसके बाद मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। गोरी की सजगता और श्रेष्ठ युद्ध प्रणाली के कारण मुसलमानों की जीत हुई। यह युद्ध भारतीय इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र को किस युद्ध में पराजित किया था? मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र को किस युद्ध में पराजित किया था? ऑप्शन है तराइन का युद्ध 1191, तराइन का युद्ध 1192, चंदावर का युद्ध 1194, या कन्नौज का युद्ध 1194। युद्ध और किनके बीच युद्ध हुआ और कब हुआ, ये सब तथ्य महत्वपूर्ण होते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसमें देखते हैं कि कब किया था मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र को। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद्र को पराजित किया था और चंदावर वर्तमान में फिरोजाबाद जिले के जमुना तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? फिरोजाबाद जिले के जमुना तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कलकत्ता का संस्थापक था? ऑप्शंस हैं चार्ल्स आयर, जॉब चार्नॉक, गैरोल्ड अंगियार, या विलियम नॉरिस। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जॉब चार्नॉक। कासिम बाजार के फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चार्नॉक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर कलकत्ता को चुना था और कलकत्ता का पुराना नाम सुतनोती या सुतानुती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था?
किस कंपनी को पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लिवेंट कंपनी को। लिवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था और 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने समुद्र मार्ग से ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का कौन बादशाह था? ऑप्शंस हैं अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अकबर, क्योंकि अकबर का कार्यकाल 1556 से 1605 ईस्वी था। सितंबर 1599 ईस्वी में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया और उसमें इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1599 में एक कंपनी का गठन किया। इसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं और उस समय यहाँ के शासक अकबर था, क्योंकि उनका कार्यकाल 1556 से 1605 ईस्वी था। इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अकबर था। इस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? ऑप्शंस हैं अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। 1611 में जो स्थापित हुई थी कारखाना वह एक अस्थायी था, लेकिन 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना था। इस प्रकार जब कंपनी की कारखाना स्थापित हुआ था तो उस समय शासक जहांगीर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? जो यह अस्थाई फैक्ट्री थी जिसकी स्थापना 1613 में हुई थी, और जो अस्थाई था जिसकी स्थापना मसूलीपट्टनम में हुई थी। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सूरत में। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वालली के स्थान पर हराया था? वह अंग्रेज अधिकारी कौन थे जिन्होंने पुर्तगालियों को स्वालली में हराया था? ऑप्शंस हैं विलियम हॉकिंस, थॉमस बेस्ट या थॉमस रो या जोसिया चाइल्ड। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, थॉमस बेस्ट। थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को स्वालली के स्थान पर हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पियर मापने की इकाई है। एम्पियर मापने का कौन सा इकाई है? वोल्टेज है या विद्युत धारा है या प्रतिरोध है या पावर है? किसको मापने के लिए एम्पियर का यूज होता है? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विद्युत धारा। एम्पियर विद्युत धारा मापने की इकाई है और प्रतिरोध को मापने के लिए ओम का प्रयोग किया जाता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगस्ट्रॉम इकाई है। एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? तरंगदैर्घ्य की या ऊर्जा की या आवृत्ति की या फिर वेग की? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, तरंगदैर्घ्य की, और आवृत्ति की इकाई है हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? ऑप्शंस हैं 1000 या 750 या 746 या 748। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 746,
किसी कर्ता द्वारा कार्य करने की दर को उसकी शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं और शक्ति का मात्रा जूल प्रति सेकेंड होता है जिसे वाट कहते हैं और एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। पास्कल किससे संबंधित है? जैसे ऊर्जा का मात्रक जूल होता है तो पास्कल किसका मात्रक होता है? ऑप्शन है मात्रा का या दबाव का या घनत्व का या फिर शुद्धता का। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दबाव का। जैसे ऊर्जा का मात्रक जूल होता है और उसी तरह दबाव का मात्रक पास्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? दिए गए ऑप्शंस में कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? ऑप्शंस हैं कैलोरी, किलो कैलोरी या किलो जूल या फिर वाट। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वाट। वाट ऊष्मा की इकाई नहीं है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो पदार्थों के मध्य तापांतर को व्यक्त करती है। ऊष्मा का मापन कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल, किलो जूल में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? दिए गए ऑप्शंस में कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? ऑप्शंस हैं सेंटीग्रेड, कैलोरी, अर्ग या जूल। ऊष्मा की इकाई नहीं है, जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सेंटीग्रेड। ऊष्मा की इकाई सेंटीग्रेड नहीं है बल्कि सेंटीग्रेड तापमान की इकाई है। और अदर ऑप्शंस को देखें तो कैलोरी, अर्ग, जूल ये सभी ऊष्मा की इकाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास्कल इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है? आर्द्रता की या दाब की या वर्षा की या फिर तापमान की। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दाब की। किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है और दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है जिसे पास्कल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब की इकाई क्या है? दाब की इकाई क्या है? काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या न्यूटन मीटर या न्यूटन या फिर न्यूटन प्रति मीटर। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं और दाब एक कौन सा राशि है? अदिश राशि है। दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है जिसे पास्कल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी दबाव की इकाई क्या है? पारिस्थितिकी दबाव की इकाई क्या है? ऑप्शंस हैं बार, नॉट, जूल या ओम। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बार। वायुमंडलीय दाब का गैर एसआई मात्रक बार है। इसका एसआई मात्रक बार नहीं है बल्कि गैर एसआई मात्रक बार। पारिस्थितिकी दबाव का एसआई मात्रक पास्कल होता है और एक बार बराबर 10⁵ पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल का एक बैरल लगभग कितना होता है? तेल का एक बैरल लगभग कितने लीटर के बराबर होते हैं? ऑप्शंस हैं 131 लीटर या 159 लीटर या 179 लीटर या 201 लीटर। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 159 लीटर। एक बैरल बराबर 159 लीटर होता है और एक बैरल बराबर 42 यूएस गैलन भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है किस सिद्धांत द्वारा? ऑप्शन ए, ऑफ-बाहु सिद्धांत द्वारा या हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत द्वारा या हुंड के नियम द्वारा या फिर पाउली के अपवर्जन द्वारा।
जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अफबाऊ सिद्धांत द्वारा। परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम अफबाऊ सिद्धांत द्वारा नियंत्रित होता है। अफबाऊ एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्माण, और यह नियम तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की एक आसान विधि प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है। क्वेश्चंस हैं कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 4 होगी। जैसे किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होती है। जो उसके नाभिक में उपस्थित होते हैं, यानी नाभिक में उपस्थित कौन कौन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो अगर 2 + 2 करेंगे तो 4 आएगा, इसीलिए इसका जवाब होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। रेडियो एक्टिविटी किस में मापी जाती है। ऑप्शंस हैं हाइड्रोमीटर में, या गाइगर काउंटर से, या सिस्मोमीटर से, या फिर अमीमीटर से। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गाइगर काउंटर से। गाइगर काउंटर को गाइगर मूलर काउंटर भी कहा जाता है। यह एक कण संसूचक है जिसका प्रयोग आयनित विकिरण को मापने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था। रदरफोर्ड ने, या बैकुरेल ने, या बोर ने, या मैडम क्यूरी ने। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बैकुरेल ने। हेनरी बेकुलर एक फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री थे जिन्होंने 1896 ईस्वी में रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेडोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है। पेडोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है। वायुमंडल के, या मिट्टी के, या प्रदूषण के, या फिर बीज के। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मिट्टी के। पेडोलॉजी मिट्टी के अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। अस्थियों यानी हड्डियों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शंस हैं ऑस्टियोलॉजी, या ओरोलॉजी, या सेरोलॉजी, या फिर जियोलॉजी। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ऑस्टियोलॉजी यानी अस्थियों यानी बोन्स का अध्ययन। और अदर ऑप्शंस को अगर देखें तो ओरोलॉजी पर्वतों का अध्ययन है, और सेरोलॉजी रुधिर सीरम का अध्ययन है, और जियोलॉजी पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है। क्या कहलाता है। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना। सर्पेटोलॉजी, या ऑर्निथोलॉजी, या हर्पेटोलॉजी, या इख्तियोलॉजी। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सर्पेटोलॉजी। सर्पेटोलॉजी के तहत सांपों का अध्ययन किया जाता है। अदर ऑप्शंस को देखें तो ऑर्निथोलॉजी के तहत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत उभयचरों तथा सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है, और इख्तियोलॉजी के अंतर्गत मछलियों का अध्ययन किया जाता है। सर्पेटोलॉजी सर्पों का अध्ययन, ऑर्थियोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, हर्पेटोलॉजी उभयचरों तथा सरीसृपों का अध्ययन, और इख्तियोलॉजी मछलियों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोपोनिक्स क्या है। ऑप्शंस हैं मृदा विहीन पादप संवर्धन, या पादप में कलम लगाना, या सब्जियों का अध्ययन, या फिर जल संरक्षण। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मृदा विहीन पादप संवर्धन। हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खनिज पोषक तत्वों के विलयन के प्रयोग द्वारा जल में पौधों को उगाया जाता है। यह पौधों को उगाने की ऐसी विधि है जिसमें भूमि में पौधे नहीं उगाए जाते बल्कि जल में पौधे को उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है। ऑप्शंस हैं नीलहरित शैवाल, कवक,
अमीबा या युगलिना? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए नीलहरित शैवाल। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव नीलहरित शैवाल है। ये ऐसे प्रथम जीव है जिन्होंने सूर्य के प्रकाश एवं जल के प्रयोग से भोजन का निर्माण करना प्रारंभ किया और इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुई ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में फैलने लगी, जो अन्य जीवों के विकास में सहायक हुई। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शंस हैं स्पेंसर ने, डार्विन ने, वालेस ने या फिर हक्सले ने। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन का मत था कि प्रकृति क्रमिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है। विकासवाद कहलाने वाला यही सिद्धांत आधुनिक जीव विज्ञान की नींव बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी? भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को उसकी प्रथम बैठक के आरंभ होने के साथ ही स्थापित हो गई थी। प्रथम बैठक आरंभ होने के साथ ही स्थापना हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जनवरी 22, 1947 को। 23 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? जनवरी 22, 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू ने। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का प्रारूप बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 12। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन समय लगा था और इस दौरान इसके कुल 11 अधिवेशन कुल अवधि 165 दिन में हुए थे और 11वें अधिवेशन की अंतिम तिथि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। इसीलिए निकटतम आंसर 12 है, इसीलिए सही आंसर 12 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना वर्ष लगा? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी नवंबर 26, 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को। संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था नवंबर 26, 1949 को, लेकिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए संवैधानिक सभा द्वारा। संविधान सभा के 11वें अधिवेशन 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शंस हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BN राव या KM मुंशी। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी BN राव। भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव यानी BN राव संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि
कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था या इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था या यह एक शुभ दिन था या उपयुक्त में से कोई नहीं। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई तथा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया और आज़ादी से पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को हमेशा याद रखने के लिए भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया तथा तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इस प्रकार बिहार दरोगा के सेट 2 का टॉप 50 क्वेश्चन का यह सेट समाप्त हो गया और अगले सेट में ज्योग्राफी और करेंट अफेयर, बिहार स्पेशल तथा कुछ इकोनॉमिक्स और अन्य क्वेश्चन का एक सेट दिए जाएंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और हेल्पफुल लगी हो तो लाइक्स और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।